साथियों, आपने लोकनायक भारत रत्न जयप्रकाश नारायण के बारे में ज़रूर सुना होगा। वो भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक और एक्टिविस्ट रहे हैं और एक ऐसी वैरायटी के एक्टिविस्ट रहे हैं जो आजकल बिल्कुल रेयर है, जो दिखाई नहीं देती। 1974 में 72 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गुजरात और बिहार में छात्रों के आह्वान पे उनके मूवमेंट का नेतृत्व किया और तमाम सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और छात्रों की जो समस्याएं थीं, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या थी, गरीबी की समस्या थी या और भी मिस गवर्नेंस की समस्या थी, उन समस्याओं से बिल्कुल बेखबर जो सरकारें थीं और यहाँ तक कि इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उसको भी उन्होंने उखाड़ फेंकने का एक आह्वान किया 72 वर्ष की अवस्था में, जो अपने आप में भारतीय इतिहास में एक अजीबोगरीब घटना थी। और उन्होंने एक संपूर्ण क्रांति अर्थात टोटल रेवोल्यूशन का एक नारा दिया था 1974 में, जिससे कि अंत में इंदिरा गांधी की सरकार को हटना पड़ा। और उस समय हम लोग विश्वविद्यालयों से निकले थे और हम लोगों के लिए वास्तव में राजनीति विज्ञान का जो कहरा होता है उसको जेपी ने पढ़ाया था, क्योंकि जिस प्रकार की इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी ने उनसे निपटने के लिए और उसमें जो भय और आतंक का माहौल था, उसमें जेपी ने जो हम लोगों को नारा दिया कि डरो मत मैं जिंदा हूँ, तो ये जो नारा था ये अपने आप में बड़ा इलेक्ट्रीफाइंग नारा था और युवाओं को इसने बहुत ज़्यादा एक प्रकार से प्रेरित किया, प्रेरणा दी आंदोलन करने के लिए और अपने हक के लिए, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए लड़ने के लिए। तो जेपी का जो जीवन है, जब आप देखते हैं कि 1902 में पैदा हुआ व्यक्ति 1979 में उसका अंत होता है, तो ये जो 77 वर्ष का जेपी का जीवन था, जब इसको आप देखते हैं एक छात्र के एंगल से, राजनीति विज्ञान के एक छात्र के एंगल से, तो आपको दिखाई देता है कि ये विचारधाराओं की एक प्रयोगशाला थे। उन्होंने वास्तव में जो भारतीय हमारे पूर्वज रहे हैं, एम.एन. रॉय से लेके महर्षि अरविंद से लेके और फिर मार्क्स, उधर रशिया के विचारक, और उसके बाद महात्मा गांधी, सर्वोदय और तमाम प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट्स हम देखते हैं उनके जीवन में, कि उनको कभी ठहराव हुआ ही नहीं, कोई विचारधारा ऐसी मिली ही नहीं जिसपे कि वो पकड़ के बैठ जाएं और पूरा जीवन काट दें। वो एक नाव की तरह से बहते रहे विचारधाराओं में। और आज की तारीख में ऐसा लगता है कि जैसे जेपी का मन ही नहीं भरता था किसी विचारधारा को अप्रूव करने में या डिसअप्रूव करने में। वो प्रत्येक विचारधारा को ट्राई करते थे और जब नहीं उसको ट्राई करके समझ पे आता था तो उसको वो रिजेक्ट कर देते थे। तो आज हम लोग विचारधारा के जो प्रयोग किए जेपी ने उसके बारे में बात करेंगे। और अगर हम देखें तो पहला प्रश्न यही हमारे सामने आता है कि जेपी ने अपने 77 वर्ष के जीवन में विचारधाराओं के कौन कौन से प्रयोग किए, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग राजनीति विज्ञान के छात्र हैं और जो प्रयोग जेपी ने किए वो अपने आप में बहुत ही अहम है, इसलिए उनका जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसी कौन सी आग थी, वो ऐसी कौन सी बात थी जिसने कि जेपी को जीवन भर एक प्रयोग करने के लिए, विचारधाराओं के साथ खेलने, विचारधाराओं के साथ प्रयोग करने, उनके साथ अपने को रूबरू करने, उनको एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने का हमेशा एक उनके अंदर फायर जो था, ये क्या था, ये इसका कारण क्या था, क्यों वो विचारधाराओं के साथ हमेशा प्रयोग करते रहे। तीसरी चीज जो बहुत अहम है कि इतने प्रयोगों के बाद उसके निष्कर्ष क्या निकले। और जो चौथी चीज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जेपी ने वास्तव में अपने इन विचारधाराओं के प्रयोग से हमें क्या संदेश देने की कोशिश किया है, कौन सी बात हमें उनकी समझ में आती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनके तमाम प्रयोगों से आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जेपी ने, मुझे लगता है कि कम से कम नहीं तो 7 प्रयोग अपने जीवन में विचारधाराओं को लेकर किए हैं। और इसलिए ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि मार्क्सवाद, गांधी और सर्वोदय यही उनके विचारधारा के कालखंड रहे हैं, लेकिन नहीं, जेपी ने अपने जीवन में, एक लंबे जीवन में वास्तव में 7 प्रकार के प्रयोगों से वो गुजरे हैं। जो सबसे पहला प्रयोग जेपी ने विचारधाराओं को लेकर किया कि जब वो रूसी क्रांति के बाद एक प्रकार से पटना में जब वो पढ़ने गए, और पटना में काफ़ी अर्ली एज में वो चले गए थे पढ़ने, लेकिन उस समय जब रूस में क्रांति हुई 1917 में लेनिन के द्वारा, जिसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहा जाता है, जब वो क्रांति हुई तो वास्तव में जेपी उस क्रांति से बहुत प्रभावित हुए। वो मार्क्सवाद से
बहुत प्रभावित हुए। उनको लगता है कि मार्क्सवाद लेनिन के नेतृत्व में वह विचारधारा है जो कि पूरे पूरे रूस में जिसने की जो है आमूलचूल परिवर्तन किया है। तो जेपी का जो माइंड था वो एक प्रकार से होलिस्टिक चेंज या जिसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं उसके प्रति आकृष्ट हुआ, जो सबसे पहली चीज़ थी। लेकिन उसी के आसपास गांधी जी का प्रवेश बिहार में होता है और स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर गांधी जी पहुंचते हैं बिहार में, और वहाँ पे गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी के आह्वान पे वो अपनी अंग्रेजी स्कूल की शिक्षा को त्याग देते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो वहाँ पे एक विद्यालय शुरू किया गया था उसमें वो दाखला ले लेते हैं, जबकि कुछ ही दिन वो अपने परीक्षाओं से दूर थे। लेकिन उनके ऊपर महात्मा गांधी का इतना प्रभाव पड़ता है, तो एक तरफ वो मार्क्स के प्रभाव में आ रहे हैं लेनिन के सफलता के बाद, दूसरी तरफ वो गांधी जी के बिहार में प्रवेश से उनके प्रभाव में आ रहे हैं। और तीसरी चीज़ जो हमको दिखाई दी वो ये दिखाई दी कि जो जेपी हैं शायद उन्होंने परिवार से या उन्होंने अपने संस्कार से या उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में एम.एन. रॉय और गुरुदेव अरविंद जो महर्षि अरविंद हैं उनके दर्शन से भी वो बहुत प्रभावित हुए थे। क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि एम.एन. रॉय भी एक प्रकार से वास्तव में मार्क्सिस्ट रहे हैं और उन्होंने जो एक प्रकार से रेडिकल ह्यूमनिज्म का उनका जो थियरी है या महर्षि अरविंद की जो मिलिटेंट नेशनलिज्म की जो थियरी है, इससे भी वो कहीं प्रभावित लगते हैं। और इस प्रकार जेपी को जो पहला प्रयोग जीवन में करना पड़ रहा है वो 1920-22 के आसपास करना पड़ रहा है, और वो प्रयोग ये है कि वो मार्क्स की विचारधारा को अपनाए, कि वो गांधी की विचारधारा को अपनाए, कि वो महर्षि अरविंद की विचारधारा को अपनाए, कि वो जो है वो एम.एन. रॉय की विचारधारा को अपनाए। किस विचारधारा को अपनाएं ये पहला उनको प्रयोग करना पड़ रहा है, और इसमें कोई भी निर्णय पे, किसी भी निर्णय पे वो नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि वो सभी के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो ये जेपी के जीवन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रयोग है वो पटना में हमें दिखाई देता है कि वो उनको अनुभव हुआ। दूसरा प्रयोग जीवन में जेपी को ये करना पड़ा कि जेपी को जब उन्होंने यहाँ पे अपनी शिक्षा छोड़ी, रिलक्टेंटली छोड़ी लेकिन छोड़ दी यहाँ पे अपनी शिक्षा, वो अमेरिका चले गए 1922 में अध्ययन करने। और अमेरिका में सबसे पहले वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले गए। बर्कले बहुत महंगा था। फिर वो विस्कॉन्सिन गए, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन गए, और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में उन्होंने वहाँ पे अध्ययन किया। और उसके बाद फिर वो फाइनली यूनिवर्सिटी ऑफ ओहायो गए और वहाँ पे उन्होंने अध्ययन किया। तो 3 विश्वविद्यालयों में उन्होंने अध्ययन किया, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण उनका कालखंड रहा वो यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में रहा। उन्होंने खुद लिखा है कि विस्कॉन्सिन वाज दैट प्लेस वेयर आई रियली ड्रैंक डीप इनटू द फाउंटेन ऑफ मार्क्सिज्म। अर्थात विस्कॉन्सिन वह यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय था जिसमें हमने मार्क्स के विचारधारा से मैं अभिभूत हो गया, ये उनके कहने का भाव थे। और इस प्रकार से वो एक पक्के मार्क्सवादी होके हमको दिखाई देते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में से और यूनिवर्सिटी ऑफ ओहायो से वो निकलते हैं। तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि वो मार्क्सवादी हो गए, पूर्णतः मार्क्सवादी हो गए। अब वो फिर तीसरा प्रयोग देखिए कि वो 1929 में वो भारत आते हैं, और भारत में आने के बाद वो गांधी जी से मिलते हैं, वो नेहरू जी से मिलते हैं, और नेहरू जी का उन पर काफ़ी प्रभाव होता है। नेहरू भी काफ़ी सोशलिज्म के प्रति आकृष्ट थे, और नेहरू जी अभी हाल में ही 1929 में रूस की यात्रा से लौटे थे। तो जयप्रकाश की भी बड़ी इच्छा थी कि वो भी रूस जाते, लेकिन उनके माताजी और पिताजी के स्वास्थ्य की वजह से वो ऐसा नहीं कर सके और उनको इंडिया लौटना पड़ा। तो लौटने पे रूस से जो नेहरू जी लौटे थे उनसे मुलाकात करने के बाद बहुत अच्छा लगा उनको जयप्रकाश जी को, और उन्होंने नेहरू के प्रति उनका आकर्षण बढ़ा। लेकिन साथ ही साथ गांधी से भी उनकी निकटता बनी रही। ऐसा नहीं था कि वो गांधी से निकट नहीं हो। तो भारत आने पर मार्क्सवाद पीछे छूट गया, लेकिन समाजवाद नेहरू जी का आगे आ गया, और गांधीवाद तो उनके पास था ही, शुरू से था, फिर उसकी पुनर्जागृति हो गई। और इस प्रकार से तीसरा प्रयोग जो है हमको दिखाई देता है जेपी के जीवन में कि वो नेहरूवाद और गांधीवाद इन दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं के से फिर टकराते हैं 2019 में। और लेकिन ये दोनों विचारधाराएं न केवल 2 विचारधाराएं थी, बल्कि 2 संस्कृतियां भी, राजनीतिक संस्कृतियां भी व्यक्त करती थी, जहाँ पे कि नेहरू जी, जहाँ पे गांधी जी एक प्रकार से हमारे ट्रुथ और नॉन वायलेंस की फिलॉसफी को लेके चल रहे थे। वो ये लेके चल रहे थे, उनका राजनीतिक
चरित्र ये था, उनका राजनीतिक संस्कृति ये थी कि प्योरिटी ऑफ मीन्स पे वो बल देते थे, एंड चाहे हमको देर में मिली। चीज़ आपने देखा कि गांधी जी ने जितने भी हिंसात्मक आंदोलन हो गए उनको सबको त्याग दिया। चौरी चौरा के बाद उन्होंने विड्रॉ कर दिया, जिससे 10 साल हमारा जो है मूवमेंट पीछे चला गया। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट की बात आई, तो 1930 से 1942 तक का एक कालखंड था। एक प्रकार से जेपी को लगता था कि ये वेस्ट चला गया है, क्योंकि उसमें गांधी जी ने उसको विड्रॉ कर लिया जरा सी वायलेंस होने के बाद। तो कहीं वो नेहरू जी से भी आकृष्ट हो रहे थे, कहीं वो गांधी जी से भी आकृष्ट हो रहे थे। नेहरू जी की जो पॉलिटिकल कल्चर था उसमें एंड जस्टिफाई मीन्स वाली बात थी, कि अर्थात उद्देश्य प्राप्त होना चाहिए, मीन्स चाहे जैसे भी हो। तो ये एक राजनीतिक सांस्कृतिक डिफरेंसेस थे। लेकिन तीसरा जो प्रयोग जेपी को अपने जीवन में विचारधारा को लेकर करना पड़ा कि वो नेहरूवादी विचारधारा की तरफ आकृष्ट हो कि गांधीवादी विचारधारा की तरफ आकृष्ट हो, क्योंकि ये दोनों विचारधारा ही नहीं, दो राजनीतिक संस्कृतियों को भी के संवाहक थे। लेकिन उन्होंने इसमें जो है संतुलन बनाने की कोशिश की। कभी वो नेहरू की तरफ आकृष्ट हुए, कभी वो गांधी की तरफ आकृष्ट हुए, और ये आकृष्ट होने के साथ साथ वो निर्णय नहीं ले पाए कि वास्तव में इसमें दोनों में सबसे अच्छा कौन है। लेकिन वास्तव में सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वार में एक ख़ास बात देखने को मिलती है, और वो ये है कि जेपी गांधी की तरफ झुक गए, फाइनली गांधी की तरफ झुक गए। और इसलिए झुक गए कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान भारतीय जो कम्युनिस्ट थे, भारतीय जो साम्यवादी थे, ये चीन से, ये रूस से अपना डिक्टेशन प्राप्त करते थे। और चूंकि जेपी नेशनलिस्ट थे, एक राष्ट्रवादी थे, उनको ये बात बहुत नागवार गुजरती थी। इसलिए उन्होंने जो अपने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, उस पार्टी से उन्होंने सोशलिस्ट को, कम्युनिस्ट को बहिष्कृत कर दिया और उन्होंने निकाल दिया उन लोगों को। और गांधी का जो मॉडल था, वास्तव में एक गांधीयन मॉडल जो था कि सेल्फ गवर्निंग विलेजेस हों, ज़मीन उन्हीं लोगों की हो जो लोग खेत जोतते हों, इन तमाम चीज़ों की तरफ वो आकृष्ट हुए। और वहीं गांधी जी भी जेपी के उन विचारों से कि ज़मीन सुधार होना, भू सुधार होने चाहिए और बड़े बड़े हैवी इंडस्ट्रीज़ का नेशनलाइजेशन होना चाहिए, इसकी तरफ गांधी जी भी झुके। तो दोनों लोहिया, ये जेपी और गांधी दोनों एक दूसरे की तरफ झुके, और इस प्रकार से फाइनली दोनों में हमको एक दिखाई देता है कि जो तीसरा एक प्रयोग था जयप्रकाश का, उसमें फिर फाइनली वो हमें नेहरू और गांधी के जो परस्पर विचारधारा में टकराव था, जो उनकी पॉलिटिकल कल्चर में टकराव था, उसमें हमें वो नेहरू जी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। जो चौथा एक्सपेरिमेंट हमको दिखाई देता है, वो जब एक प्रकार से गांधी जी के पक्ष में झुक गए जयप्रकाश, तो अब कांग्रेस में एक समस्या पैदा हो गई कि कांग्रेस में लेफ्ट विंगर और राइट विंगर का लेके एक जो है टसल चलने लगा। और जैसे जैसे स्वतंत्रता का समय पास आता गया, वैसे वैसे राइट विंग इन कांग्रेस बिकेम अ डोमिनेंट विंग। और जब राइट विंग डोमिनेंट होने लगा कांग्रेस में, तो राइट विंग ने धीरे से लेफ्ट विंग को बहिष्कृत कर दिया। और जब लेफ्ट विंग को उन्होंने बहिष्कृत कर दिया, तो लेफ्ट विंग को भी बहिष्कृत कर दिया और गांधी जी को भी बहिष्कृत कर दिया। सोशलिस्ट और गांधीयन दोनों ही एक प्रकार से राइट विंगर्स के द्वारा मार्जिनलाइज हो गए। तो जेपी और गांधी दोनों चूंकि एक खाले में थे, एक पाले में थे, एक नाव में थे, ये दोनों अपने को बहिष्कृत मानने लगे या बहिष्कृत हो गए। और गांधी जी तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि कालांतर में जब 1937 के चुनाव हुए, तो गांधी जी ने अपने को उससे पूरी तरह से अलग कर लिया और कहा कि मैं अब जो है, जो दलित्स हैं, जो अनटचेबल्स हैं, मैं उनके साथ काम करूंगा और मैं सोशल सर्विस करूंगा और मैं राजनीति से अपने को अलग करता हूं। तो कांग्रेस से वर्चुअली एज लॉन्ग एज बैक एज 1937 गांधी जी ने धीरे से अपनी पार्टी एक्टिविटीज से अपने को अलग कर लिया था। और हमें ऐसा दिखाई देता है कि ये जो चौथा एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट में कुछ रूस में भी ऐसे डेवलपमेंट हुए जिससे कि जेपी धीरे 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 कम्युनिस्ट से कटने लगे और गांधी जी की तरफ झुकने लगे। तो गांधी और जेपी में एक खास कॉमन कॉर्ड ये आ गया कि वो राइट विंगर्स की तरफ न जाके वो लेफ्ट विंग की तरफ जो है उनकी लीनिंग्स थी। तो कांग्रेस में उस ग्रुप के साथ वो एक प्रकार से अपने को समझने लगे, जो कि ग्रुप वास्तव में राइटिस्ट नहीं था। और
पांचवा प्रयोग हमको दिखाई देता है कि एक प्रकार से मार्क्स को पूरी तरह से जेपी ने रिजेक्ट कर दिया। भाई स्वतंत्रता जब मिली, गांधी जी का देहावसान हो गया, देश स्वतंत्र हो गया, सब कुछ हो गया, तो 1952 आते आते जेपी को लगा कि अब मार्क्स के को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मार्क्स की जो मटेरियलिज्म थी वो हमारे स्पिरिचुअल रिजनरेशन के बिल्कुल अगेंस्ट थी। और जेपी ये चाहते, जेपी का जो टोटल रेवोल्यूशन का जो आगे कॉन्सेप्ट दिया जेपी ने चल के, उस टोटल रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट में वास्तव में एक स्पिरिचुअल रिजनरेशन एंड मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन का एक कंपोनेंट था कि अर्थात हमको केवल बाह्य अपने में सुधार नहीं करना है, हमको आंतरिक भी सुधार करना है, जिसकी बात गांधी जी किया करते थे कि आप अपने को ठीक कर लीजिए, शेष सब ठीक हो जाएगा। तो ये जो चीज़ थी ये आपको एम एन रॉय की ह्यूमनिज्म में दिखाई देती है, या अरविंदो के उसमें नेशनलिज्म में दिखाई देती है, स्पिरिचुअलिज्म में दिखाई देती है। ये तमाम जो कीड़े थे, ये तमाम जो सीड्स थे, ये भरे हुए थे कहीं जेपी के अंदर, और वो सब धीरे धीरे गांधी जी की उपजाऊ जमीन पाके वो सब सरफेस पे आ रहे थे। और अब उनको लगने लगा था कि जो स्पिरिचुअल रिजनरेशन और मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन है, अर्थात हमारी जो आध्यात्मिक हमारा पुनर्जागरण है और नैतिक हमारा जो उन्नयन है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी समाज के निर्माण में। और जेपी ने 1952 के बाद पूरी तरह से अपने को ये कह दिया कि भैया अब हम पार्टी पॉलिटिक्स में कोई भाग नहीं लेंगे और हम जो है अब जो है सामाजिक सेवा करेंगे। छठवां प्रयोग उनका ये होता है कि वो करेंगे क्या, अगर पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे जो उन्होंने जीवन भर किया, तो वो करेंगे क्या। तो उनको सर्वोदय दिखाई दिए, विनोबा भावे दिखाई दिए। विनोबा भावे की सर्वोदय की फिलॉसफी उस समय बहुत परवान चढ़ी हुई थी, और जब पार्टी सिस्टम का उन्होंने डिसअप्रूवल किया तो उन्होंने भूदान ज्वाइन कर लिया, जी ग्रामदान जिसमें होते थे, लोगों के पास जो सरप्लस लैंड होती थी वो लोगों को और लोगों को दे देते थे। और इस प्रकार से भूदान आंदोलन को अगले 20 साल तक उन्होंने एक प्रकार से देखा जाए तो 1954 से जब उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ी तब से लेके 1974 तक जेपी बिल्कुल पूरी तरह से भूदान आंदोलन के और विनोबा जी के साथ डटे रहे और उसी में अपने को लगे रहे। लेकिन 20 साल तक भूदान का उन्होंने जो प्रयोग किया, उसके बाद फिर जेपी का डिसएंचेंटमेंट हो गया भूदान से, और उनको लगेगा कि भूदान के माध्यम से कुछ समाज सेवा तो हो सकती है, लेकिन कोई आमूल चूल सोशल रिकंस्ट्रक्शन का कार्यक्रम नहीं हो सकता है, और इसलिए भूदान आंदोलन एक लिमिटिंग आंदोलन है। और तब उन्होंने फाइनली अपना 7वां आइडियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट 1974 में हमको दिखाया, और वो था कि अगेन रिटर्न टू पार्टी पॉलिटिक्स या अगेन रिटर्न टू पॉलिटिकल डोमेन। जब छात्रों ने उनका आह्वान किया, बिहार के छात्रों ने, गुजरात के छात्रों, देश के छात्रों ने आह्वान किया, तो फिर वो एक प्रकार से पार्टी पॉलिटिक्स में 72 वर्ष की एज में, सोचिए बहुत बड़ी बात है कि कोई शख्स 72 वर्ष की एज में, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, फिर भी उन्होंने पूरे कंट्री को लीड किया, और जो उस समय उन्होंने लीड किया उसने देश की पूरी राजनीतिक दिशा बदल दी। तो ये एक हमको दिखाई देता है कि 7 प्रयोग, 7 आइडियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स जेपी ने अपने जीवन में किया है। और जेपी ने जो टोटल रेवोल्यूशन की परिकल्पना की है, जिसके बारे में फिर कभी चर्चा होगी कि टोटल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट था क्या और कैसे वो लोहिया की सप्त क्रांति से मिलता जुलता था या उससे कैसे भिन्न था, क्योंकि टोटल रेवोल्यूशन के भी 7 कंपोनेंट्स हैं और लोहिया की सप्त क्रांति का तो नाम ही है 7 क्रांति, अर्थात सप्त क्रांति, उसमें भी 7 कंपोनेंट्स थे। तो दोनों के माइंड कहीं मीट कर रहे थे, दोनों सोशलिस्ट बैकग्राउंड के थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उनमें नॉमेनक्लेचर वगैरह का फर्क है। लेकिन बेसिकली हम देखते हैं कि ये 7 एक्सपेरिमेंट्स, आइडियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स हमको जेपी के जीवन में दिखाई देते हैं। अब दूसरा जो प्रश्न हम लोगों ने उठाया वो ये उठाया कि ऐसा जेपी करते क्यों रहे, क्यों उन्होंने जीवन भर ये आइडियोलॉजिकल या विचारधारा के साथ उन्होंने ऐसे प्रयोग किए क्यों। इसके 2 बहुत महत्वपूर्ण आंसर्स हैं। पहला आंसर तो ये है कि जो जेपी थे वो केवल एक्टिविस्ट नहीं थे, वो पॉलिटिकल थियरिस्ट थे। वो सोचते थे कि देश के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए ठीक क्या चीज़ है, व्हाट ऑट टू बी। तो जो पॉलिटिकल थियरी का क्वेश्चन होता है, पॉलिटिकल फिलॉसफी का क्वेश्चन होता है कि व्हाट ऑट टू बी, और वो जो पॉलिटिकल क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि व्हाट शुड बी द इथिकल पोजिशन ऑफ द स्टेट। राज्य की नैतिक स्थिति क्या होनी चाहिए, अर्थात नैतिक स्थिति का मतलब कि व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और राज्य को कितनी शक्ति मिलनी चाहिए। तो ये जो व्यक्ति और राज्य का संतुलन है, स्वतंत्रता और शक्ति का जो संतुलन है, इसको रात दिन जीवन भर जेपी नेगोशिएट करते रहे। इसके बारे में देखते रहे कि जो एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजीज हैं वो कौन बेहतर से लिबर्टी और अथॉरिटी के प्रश्न को सॉल्व कर सकता है, लेकिन किसी ने सॉल्व नहीं किया। इसलिए बराबर वो अपने शिफ्ट करते रहे, चेंज करते रहे, हमेशा खोजते रहे। जैसे उनका मन बेचैन था कि कैसे इस प्रश्न का कोई आइडियोलॉजी
उत्तर दे, कोई आइडियोलॉजी उत्तर नहीं दे पाती थी और फिर वो मूव ऑन कर जाते थे दूसरी आइडियोलॉजी पे। पहला तो ये है कि ही वॉज ए कॉन्स्टेंट सीकर ऑफ द ट्रुथ, द एथिकल आंसर, द आंसर टू द एथिकल क्वेश्चन ऑफ द स्टेट, हाउ मच लिबर्टी शुड बी ग्रांटेड टू द इंडिविजुअल एंड हाउ मच अथॉरिटी शुड बी गिवन टू द स्टेट, एंड विच आइडियोलॉजी इज दैट आइडियोलॉजी विच विल ब्रिंग दिस काइंड ऑफ ए बैलेंस बिटवीन लिबर्टी एंड अथॉरिटी। तो पहला क्वेश्चन, तो पहला रीजन तो ये है। दूसरा ये था कि जेपी के समय में दो डोमिनेंट नैरेटिव्स थे, एक डेमोक्रेसी का और दूसरा सोशलिज्म का। आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी और सोशलिज्म ये दोनों माइंड, जो अल्पसंख्यक समाज होता है उस समाज के ऊपर बहुसंख्यक समाज का शासन निर्धारित करना चाहते हैं। कम्युनिज्म भी ये चाहता है, कम्युनिज्म भी ये चाहता है कि पूंजीपतियों का जो मुट्ठी भर है उनका शासन न हो, सर्वहारा का आधिपत्य हो, और डेमोक्रेसी भी ये चाहता है कि अल्पमत का शासन न हो, बहुमत का शासन हो। दोनों एक, लेकिन दोनों के तरीके अलग अलग हैं। एक डेमोक्रेसी को पार्लियामेंट्री सिस्टम से या डेमोक्रेटिक सिस्टम से लाना चाहता है, दूसरा उसको रेवोल्यूशन के माध्यम से, जैसा कि मार्क्स ने कहा था। लेकिन ये दोनों जो नैरेटिव्स हैं, ये एक लिबर्टी को एक्सप्रेस करता है, एक इक्वालिटी को एक्सप्रेस करता है। डेमोक्रेसी में लिबर्टी की बात होती है, कम्युनिज्म में या सोशलिज्म में इक्वालिटी की बात होती है, और ये दोनों अपोजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, लिबर्टी और इक्वालिटी। लिबर्टी बढ़ती है तो इक्वालिटी में कमी आती है, इक्वालिटी बढ़ती है तो लिबर्टी में कमी आती है। ये दोनों, ये एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम, ये दो डोमिनेंट नैरेटिव्स का समायोजन, एमलगमेशन करना भी जेपी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था। और ऐसे बहुत कम थिंकर्स हुए हैं, जैसे मॉडर्न टाइम्स में आपको जॉन रॉल्स दिखाई देता है कि जिसने 1970 में एक थियरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक लिखी और उसमें उसने इसको बहुत खूबसूरती से करने का प्रयास किया। लेकिन ये दो रीजंस हैं कि भाई जेपी वॉज ऑलवेज अनकंफर्टेबल विद द क्वेश्चन of ideology and kept on experimenting all through his life. And finally कि जेपी के जो रिजल्ट्स थे और उनकी जो टीचिंग्स थी वो क्या थे। जेपी का जो प्रयोग है, प्रयोग का कोई ना कोई अर्थ होना, निष्कर्ष होना चाहिए। उनके 3-4 बड़े छोटे छोटे निष्कर्ष है। पहला ये कि कोई आइडियोलॉजी गुड और बैड नहीं है, सभी आइडियोलॉजी अच्छी है, आपको जो अच्छी लगे। दूसरा कि जो लिबर्टी और अथॉरिटी का जो क्वेश्चन है ये कभी भी सेटल नहीं होगा, हमेशा अनरिजॉल्व रहेगा, क्योंकि ये एक परपीचुअल क्वेश्चन है और हमेशा हर जनरेशन हर समय इसको खोजती रहेगी कि इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, बेस्ट आंसर क्या है इन द फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजी। तीसरी चीज़ ये है कि जेपी ये शो करते हैं कि हमारी थिंकिंग में कभी रिजिडिटी नहीं आनी चाहिए, जैसा कि आजकल हम लोगों को दिखाई देता है कि लोग बड़े रिजिड हो जाते हैं, एक बार आइडियोलॉजी में घुस गए तो फिर पता वो चेंज ही नहीं हो सकते। नहीं, जेपी ये शो करते हैं, ये दिखाते हैं कि नई आइडियोलॉजीज कैन चेंज, यू कैन चेंज अब योर माइंड, ऐसा नहीं है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जेपी सिखाते हैं कि डिफरेंसेस इन आइडियोलॉजी की वजह से हमारे पर्सनल डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। अगर आपका कोई मित्र आपसे अलग आइडियोलॉजी रखता है तो आप सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल उसके प्रति रहिए, सबसे ज़्यादा अफेक्शनेट उसके प्रति रहिए। आइडियोलॉजी में डिफरेंस का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से लड़ाई करने लगे, हम एक दूसरे से पर्सनल डिफरेंसेस मानने लगे। तो ये 3-4 चीज़ें उनके एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट हैं। फाइनली कि आइडियोलॉजिकल जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जेपी जी के द्वारा, उस में लेसन्स क्या हमको मिलते हैं जीवन के और प्रोफेशन के या पॉलिटिक्स के। पहला लेसन तो हमको ये मिलता है कि पॉलिटिक्स जो है वो वास्तव में न कोई प्रोफेशन है और न आजीविका का साधन है, बट एक सर्विस टू द पीपल है, जो कि आजकल मिसिंग है। आजकल जितने लोग पॉलिटिक्स में हैं वो उसे आजीविका का साधन मानते हैं और एक प्रोफेशन के रूप में लेते हैं, सर्विस टू द पीपल और सर्विस टू द नेशन नहीं मानते हैं। ये चीज़ जेपी ने हम लोग को बताई कि नो, पॉलिटिक्स इज नॉट दिस। इसीलिए जेपी कभी भी आप देखिए कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे, नेहरू जी के बाद वो प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया, हमेशा वो सिस्टम से बाहर रहे। दूसरी चीज़ कि जेपी ने हमको ये सिखाया कि देश की सेवा के लिए राजनीति इम्पॉर्टेंट है लेकिन अपरिहार्य नहीं। अर्थात आप देश की सेवा राजनीति के अंदर से भी कर सकते हैं और देश की सेवा उतनी ही आप बाहर से भी रह सकते हैं, और वो हमेशा सिस्टम के बाहर रह के उन्होंने देश की सेवा करने का प्रयास किया। तीसरी जो बहुत अहम चीज़ जेपी ने हमको सिखाई वो ये सिखाई कि राजनीति को हमें हमेशा लोक नीति के नीचे रखना पड़ेगा। राजनीति वो होती है जो आप देखते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिशियंस ये करते हैं, लेकिन लोक नीति वो है जो हम आप आपस में बातचीत करते हैं, हम आप जो वैचारिक एक्सचेंज करते हैं, वो लोक नीति होती है। पब्लिक डोमेन में जब हम आते हैं वो लोक नीति होती है, जिसके बारे में कि हन्ना अरेंट ने आगे चल के हमको बताया था कि भाई लेबर, वर्क और एक्शन, तो जो एक्शन चीज़ होती है कि हमें एक्शन में रहना है और एक्शन
में रह के हम डिस्कोर्स करें, इंटरेक्ट करें, लोगों को अपनी बात समझाएं, लोगों की बात समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गवर्नमेंट के ऊपर, पूरे राजनीति के ऊपर एक प्रेशर डालता है। और फाइनली उन्होंने जेपी ने बताया कि आइडियोलॉजी और एक्टिविज्म, इन दोनों को आप एमलगेमेट कर सकते हैं। केवल कमरे में बैठ के और बंद करके बातचीत करने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्टिविज्म भी करना चाहिए। 72 वर्ष की एज में पूरे कंट्री को लीड करके, नेशनल गवर्नमेंट को हटा के जेपी ने प्रमाणित कर दिया, नई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट ला के जनता पार्टी की गवर्नमेंट जेपी ने प्रमाणित कर दिया कि उस एज में भी उन्होंने राजघाट में स्वयं पर्सनली जाके सारे एमपीज को इस बात की शपथ दिलाई थी कि हम जीवन भर जो है गांधी जी के मार्ग पे चलेंगे। और इस प्रकार से उन्होंने पूरे कंट्री को एक जो फिलोसॉफिकल लीडरशिप दी, वो एक बहुत ही अहम चीज़ है जिसको कि हन्ना अरेंट ने एक्शन के रूप में परिभाषित किया है। तो मुझे लगता है कि इस विमर्श में जेपी के बारे में आप लोग और थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे, आगे चल के उनकी क्रांति के बारे में कभी हम लोग चर्चा करेंगे। और इस संबंध में अगर आपके कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, तो ज़रूर हमसे शेयर करने की कृपा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।